और दोस्तों कैसे ट्रिकली सेकेंडों में और इस कम से कम समय में हम इन क्वेश्चन को उड़ाएंगे और उन तरीके को, उन कंसेप्ट को समझेंगे, उन ट्रिक को समझेंगे जिसकी हेल्प से आप मैथ के 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। बहुत लेंदी क्वेश्चन, बहुत जैसे हार्ड क्वेश्चन आप जानते हैं 1 से 5 तक के जो आपके सीटेट के एग्जाम होते हैं उनमें जो है बहुत लेंदी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इनमें अगर आप कक्षा 1 से 8 तक की आपकी मैथ अगर स्ट्रांग है तो दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस क्वेश्चन को समझने का तरीका अलग होता है। देखिए जो आप पढ़ते हैं कक्षा 1 से 8 तक आपने जो मैथ पढ़ा है उसमें जो क्वेश्चन कराए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, वो तरीका एक अलग होता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक टीचर की तरह सोचना पड़ेगा। एक टीचर कैसे एक बच्चों को पढ़ाता है और समझाता है मैथ को, उस तरीके से आप अगर सोचते हैं, उस तरीके से क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो मैं यही तरीका बताने वाला हूँ, यही तरीका समझाने वाला हूँ इस वीडियो में कि क्वेश्चन को आप सेकेंडों में कैसे सोल्व करेंगे। दोस्तों यानी कि जो आपका समय बचा हुआ है, जो कीमती समय बचा हुआ है, इस कीमती समय में चलिए सारी चीज़ें समझ लेते हैं। मात्र आधे घंटे की वीडियो होने वाली है, बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं होगी। और उसी वीडियो में हम उन क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में आने वाले हैं। इसी बेस पे क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है कि क्वेश्चन अलग मतलब पूछ दे, लेकिन पैटर्न आपका यही रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या महत्तम है। महत्तम का मतलब अधिकतम, बड़ी संख्या। इनमें कौन सी संख्या बड़ी है? तो आपको सबसे पहले तो 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से लेकर के 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए यहां पर क्या करेंगे, पहले ऑप्शन को देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2 + 2, 2 + 2 दिया हुआ है, जो कोष्टक के अंदर पहले उसी को हम देंगे कि 2 + 2 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और 4 के ऊपर कोष्टक लगा करके यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है, इसका स्क्वायर, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक बना करके उसके ऊपर स्क्वायर बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस स्क्वायर को तोड़ेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब उसके ऊपर स्क्वायर बना हुआ है तो अब 16 का स्क्वायर करेंगे तो मैंने क्या कहा, 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, 256। पहले ऑप्शन से हमें 256 मिला, दूसरे ऑप्शन से देख लेते हैं, पहले कोष्टक के अंदर जोड़ लेते हैं, 2 × 2 = 4 × 2 = 6। अब ये 6 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 36। दूसरे ऑप्शन से 36 मिला, तीसरे ऑप्शन से देख लेते हैं, इसी पे 4 का स्क्वायर सिंपल सा दिया हुआ है तो 4 चौको 16 हो जाएगा। और चौथे ऑप्शन से हम देख लेते हैं तो ये गुणे के रूप में दिया हुआ था, पहले अंदर का गुणा कर लेते हैं, 2 दूना के 4 दूना के 8 और 8 64 हो जाएगा दोस्तों, 64। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या मिली है 256 जो कि ऑप्शन 1 में मिली है, तो वही आपका महत्तम संख्या हो जाएगी। आप जानते हैं महत्तम मतलब बड़ी संख्या। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो भी काम है जोड़ने घटाने गुणा करने वाला वो पहले कर लेंगे, उसके बाद स्क्वायर वाला काम हम करेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भिन्न की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है। भिन्न की तुलना जिसको पढ़ाते समय अंश समान है, यानी 3/5 और 3/7, 3/5 और 3/7 है, जिसका अंश समान है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, देखिए दोनों में 3 है, अंश समान है। और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। नहीं पता है तो जान लीजिए। और अंश और हर मिलकर के भिन्न का निर्माण करते हैं। तो ऊपर का अंश समान है तो क्या कह रहे हैं कि जैसे 3/5 और 3/7 रोहित की प्रतिक्रिया थी, रोहित की क्या प्रतिक्रिया, चूंकि अंश समान है, क्या कह रही रोहित सोच रहा अपने दिमाग में कि यार 3/5 में और 3/7 में दोनों में तो अंश समान है, तो क्यों ना ऐसा मैं करूं कि जो 7 और 5 हर है, 5 और 7 जो हर है उनमें जो बड़ा है, जैसे 7 बड़ा है तो मैं 3/7 को क्यों ना बड़ा कह दूं और 3/5 को क्यों ना मैं छोटा कह दूं। वही कह रहा, अतः 3/7 3/5 से बड़ा है, यानी कि ये 3/7 है वो 3/5 से बड़ा है। यानी कि एक बच्चा है सोच रहा है क्लास में बैठ करके कि दो भिन्न है 3/5 और 3/7, जिनके अंश जब ऊपर के समान है तो नीचे जो संख्या बड़ी होगी, जो हर बड़ा होगा वो भिन्न क्यों ना मैं बड़ा कर दूं। जबकि ये बात गलत है दोस्तों। अगर ऊपर का अंश समान है, जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, ये भिन्न बड़ा होना चाहिए। लेकिन वो सोच क्या रहा है कि देखिए जब जिसका हर जो है बड़ा है वही भिन्न बड़ा होगा, क्योंकि अंश बड़ा है, अंश बराबर है। तो इसकी जो गलत सोच है वो क्या मतलब दर्शा रही है, वो ऑप्शन से दिया हुआ, कह रहा रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। क्या ये बात सही है? कह रहा रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया, ये तो गलत है। रोहित को भिन्नों के परिमाण की समझ नहीं, ये भी गलत है। रोहित और अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता, बिल्कुल गलत है। रोहित तुल्य भिन्न की अवधारणा नहीं जानता, वो तुलना करना नहीं जानता भिन्नों में कि कौन छोटा कौन बड़ा, इस अवधारणा को वो नहीं जानता, तभी उसने गलती कर दी। बाकी तो वो अंश हर जानता ही है, वो अंश हर जानता है, भिन्न के बारे में जानता, सारी चीज़ जानता है, बस कंपेयर करना नहीं जानता, तुलना करना नहीं जानता कि कौन छोटे, कैसे पता करेंगे कि कौन सा भिन्न छोटा है कौन सा बड़ा है। तो ये आपको पता चल गया इस चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, माचिस की तीलों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। अब देखिए, पहला त्रिभुज जो बना हुआ है इसमें तीलियां कितनी लगी हैं। पहले चरण में 1 त्रिभुज, दूसरे में 2 त्रिभुज, तीसरे में 3 त्रिभुज। त्रिभुज तो मान लीजिए चौथे में 4 त्रिभुज, पांचवें में 5, इस तरीके से त्रिभुज होगा। लेकिन हमें यह जानना है कि इसमें तीलियां कितनी लगी हैं। देखिए, एक त्रिभुज बनाने के लिए 1 तीली, 2 तीली, 3 तीली, यहां से कट गया 4 5, यानी कि एक त्रिभुज बनाने के लिए 5 तीली लगी, इसमें 5 तीली लगी। दूसरे त्रिभुज में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होगा, 1 2 3 4 4 हो गया, 5 6 7 8 9, दूसरे में 9 तीली, तीसरे में देख लेते हैं 13 तीली। यानी कि ये देखिए किस तरीके से बढ़ रहा है, 5 तीली लगी, 9 तीली लगी, 13 तीली लगी, यानी कि 5 4 9, 9 4 13, 4 4 के क्रम में बढ़ा, यानी आगे 17 तीली लगी होगी, 17 के बाद 21 तीली लगी। अब 15वें चरण तक जाना है, तो 15वां चरण देखिए यहाँ पर समांतर श्रेणी का निर्माण हो गया। अगर आप हाई स्कूल इंटर में पढ़े होंगे श्रेणी के बारे में तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी के हमें 15वां पद निकालना है, डॉट 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 15वें चरण में कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। तो चलिए लास्ट पद निकाल लेते हैं। लास्ट पद एल का सूत्र होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या होता है, पदों की संख्या। पदों की संख्या 15 हमें मालूम है, उसका मान रख देते हैं प्लस। पहला पद ए 5 दिया हुआ है, 5 हम रख देते हैं। डी सर्वांतर यानी दो पदों का अंतर देखिए, 9 में से 5 गएगा 4, 13 में से 9 गया 4, 4 4 सब आना चाहिए, सब देखिए सर्वांतर हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये इक्वल आ रहा है, 4 4 आ रहा है, तो डी की जगह 4 रख देंगे। अब लास्ट पद निकालना है, यानी कि लास्ट या 15वें चरण में तीनों की संख्या निकालनी है। कह सकते हैं कि लास्ट पद निकालना हमें, बस ऐसे आपको सोचना है, मैथ की तरह सोचना है। ठीक है, फिजिकली आपको नहीं सोचना है। अब यहाँ पर देखिए 15 में से 1 गया 14, 14 को 56, 56 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 61, ये आपका आंसर हो गया। काम खत्म, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये दो जो है फिगर दिया हुआ, कह रहा है कि इसमें एक इकाई का 3/4 है। कह रहा है एक इकाई का 3/4 है। मान लेते हैं कि x इकाई है, इसका कह रहा है कि 3/4 है। क्या है ये, दो ठो इस तरीके का फिगर बराबर 2 लिख देते हैं। कह रहा है कि तो 1 से 1/2 का क्या होगा। पहले यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर क्या होगा, इसमें गुणा करेंगे 4 दूना 8, 8/3 हो जाएगा। अब इस 8/3 का कह रहा है 1 सही 1/2 क्या होगा। तो चलिए इसको सही बटे को पहले 2 करने 2, 2 करने 2, 1 3/2 हो जाएगा, यानी कि 8/3 गुणे 3/2। अब देखिए 3 से 3 कट गया, 4 4 आ गया। तो इस टाइप का सेम फिगर 4 ठो कौन है, ये वाला है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या करे, संख्या इतने का सन्निकट हजारवां मान होगा। ठीक है, कह रहा है 49,532 का सन्निकट हजारवां मान। देखिए इसके करीब दो ही संख्या आ रही है, दो ही संख्या आ रही है। आप कहेंगे कि एक तो 50,000, एक आ रही है 49,500। ठीक है, सन्निकट हजारवां मान, तो 49,500 को हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये हजारवां मान नहीं हो गया, इसमें 500 इंक्लूड हो गया है, तो उसको हम नहीं लेंगे। सन्निकट मान जो हजारवां मान होगा, एक तो 49,000 होगा, एक 50,000 होगा। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो 49,000 है वो कितनी दूर है। आप कहेंगे कि 532 दूर है। अब अगर 50,000 को देखेंगे तो आप कहेंगे कि 468 दूर है। कितना है, ये 468 कदम दूर है और ये 49,532 कदम दूर है। अब मुझको बताइए 49,000 और 50,000 में किसकी कदम कम है। तो आप कहेंगे कि 468 छोटा है, 532 छोटा है। तो जो सन्निकट मान पूछेगा तो जो जितना ज़्यादा करीब रहेगा वही लेंगे। तो हजारवां मान पूछ रहा था, इसीलिए हमें 500वां इसमें नहीं ऐड करना है, सिर्फ हजार वाला 41, या ये 41 तो बहुत दूर हो जाएगा, इसीलिए उसको मैंने नहीं लिया। तो 50,000 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो करीब है, न कि 49,000। क्लियर होगी बात। अगला देखते हैं। कह रहा कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। कह रहा है कि कुछ आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक पूछ रहा है, यही नहीं पूछ रहा है। तो आम का भार कितना है, 2 किलो 600 ग्राम। ठीक है, और सेबों का भार कितना है, 1 किलो 450 ग्राम। तो क्या करना है, हमें बस घटा देना है और कुछ नहीं करना। ग्राम में से ग्राम को घटा दीजिए और जो है किलो में से किलो को घटा दीजिए। 1 किलो 150 ग्राम, 1 किलो 150 ग्राम। नेक्स्ट, बेसिक से सारे क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ है नहीं, हवाई क्वेश्चन है, बस लास्ट तक बनी रहे। 30 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में ऐसे कराने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम में उम्मीद है कि इसमें 100 में से 90% क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। अगर सेम संख्या न दे करके हो सकता है कि थोड़ा सा बदलाव कर दे, लेकिन फंसने कह रहे यदि एक ऑपरेटर प्लस को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाए। कहने का मतलब ये जो ऑपरेटर टाइप प्लस गोला में प्लस बनाया हुआ वो ऑपरेटर के रूप में है, एक तरीके से कह सकते कोड है,
कोड को किस रूप में दर्शा रहा है, जैसे 4 + 3, प्लस ही समझिए इसको, प्लस गोला वाला प्लस समझ लीजिए या कोड समझ लीजिए। 4 कोड 3 को लिख सकता है 4 5 6, अब 5 4 को 5 6 7 8, 6 4 को 6 7 8 9। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि आखिर किया क्या। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि n + 8 का मान क्या होगा इसके हिसाब से। अब यहाँ पर देखिए 4 3 को लिखा गया 4 5 6, यानी कि प्लस के बाद जो 3 लिखा है, 3 लिखा है, इस 4 को 3 बार इंक्रीज किया है, एक बढ़ा करके, ठीक है, क्रमागत संख्या के रूप में 4 5 6। इसी तरीके से 4 यहाँ पे था तो 5 को क्या किया है, 4 बार लिखा है, एक प्लस करके 5 6 7 8। इसी तरीके से 4 यहाँ पे है तो दोस्तों 6 को क्या किया है, एक प्लस करके लिख दिया है 4 बार, 6 7 8 9। तो हम क्या करेंगे, n + 8 को कैसे लिखेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे, 8 बार n को लिखेंगे एक प्लस करके। जैसे क्या किया है, जैसे पहले n से शुरू करेंगे, जैसे 5 था 5 से शुरू किया, 4 था 4 से शुरू किया, 6 था 6 से शुरू किया, तो n को n से शुरू करेंगे, फिर n + 1 करेंगे, ठीक, फिर n + 2 करेंगे, फिर n + 3 करेंगे, फिर n + 4 करेंगे, फिर n + 5 करेंगे, n + 6 करेंगे एंड n + 7 करेंगे। कितना हो गया, 8 तक हो गया, जोड़ लीजिए 8 हो गया। अब रुक जाएंगे, अब n कैट हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 n यहाँ पर लिख देंगे प्लस। और ये संख्या कितनी है, 1 से 7 तक जोड़ लीजिए, 1 से 7 तक ऐसे डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, या इसकी ट्रिक भी होती है। लगातार क्रमागत संख्या अगर जोड़नी रहे 1 से 7 तक एक, तो क्या करना है, लास्ट वाली संख्या को उतारना है, सबसे बड़ी जो है 7 है उससे एक ज़्यादा का गुणा कर देना है, 8/2 कर देना है, 2 से काटेंगे 4 7 चौको 28 आ गया, 8n + 28, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सबकी ट्रिक होती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें, एक शिक्षक कक्षा से आयत पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण सही है। अब इस आकृति को देखिए, इसने क्या किया, इस आकृति को 1 2 3 4 इस आधे पार्ट में इसने क्या किया, इसको बांट दिया है। कितने हिस्से में दोस्तों बांटा है, ज़रा देखिए तो 8 हिस्सों में बांट दिया है, 8 हिस्सों में, 4 इधर 4 इधर। और उस 8 हिस्से में से उसने एक हिस्से को ब्लैक कर दिया, यानी कह सकते हैं 1/8 किया है, लेकिन ये मुझको कुछ सही नहीं कर रहा, ठीक है। इसमें इसने क्या किया, 8 वर्ग बनाया, एक वर्ग को आप जो है कवर कर दिया, 1/8 ये भी हो गया। इसमें क्या किया, 4 वर्ग 4 त्रिभुज बनाया और एक को क्या कर दिया, इस तरीके से ब्लैक कर दिया। ये तो मुझको गलत लग रहा है, ये सबसे गलत है, देखते हैं अभी। फिर यहाँ पर इस तारीफ कर रहा है, इसमें भी 4 इधर 8 कर दिया, 1/8 ये भी है, 1/8 ये भी सही लग रहा है, ये मुझको गलत लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या किया है, पहले त्रिभुज आधा लिया, आधा वर्ग लिया है। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें आधे त्रिभुज में किया है, आधा वर्ग किया है। अब यहाँ पर बात नहीं बन रही है क्योंकि इसमें जो है 2 चीज़ें बना दिया, एक वर्ग। देखिए यहाँ पर 4 त्रिभुज इधर था, ठीक है, 8 था, एक को कलर कर दिया, 1/8 हो गया। यहाँ पे 8वां वर्ग था, 1/8 कर दिया, सही है। यहाँ पे इस तरीके का मतलब लाइन टाइप था, तो इसमें भी समझ में आ रहा है कि एक जैसा फिगर था, उसमें 1/8 कर दिया, एक को कलर करके। लेकिन इसमें तो अलग कर दिया, इसमें देखिए 4 त्रिभुज और 4 वर्ग था, 4 त्रिभुज 4 वर्ग था, और एक त्रिभुज को इसने कलर किया, तो ये गलत साबित कर रहा है, ये इसका निरूपण गलत है। तो वही कह रहा है कौन सा गलत है, तो ये ऑप्शन 3 गलत है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर कह रहा है इसको पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, देखिए 40 7 9 28, इसको हम इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार जैसे करते हैं सेम वैसे ही करना है, यूनिट 10 और 100 वाली ट्रिक से, और कोई तरीका नहीं होता है। ये जैसे पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि हम जाएंगे 4 लाख पर, 4,07,928, 4,07,928, ऑप्शन 2 इज द राइट। नेक्स्ट बैठ गया। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई l है, एक आयत है उसकी लंबाई कह रहा है कि l है, कह रहा है और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। कह रहा है कि चौड़ाई जो उसकी है उसकी लंबाई की आधी है, l/2 है। कह रहा है इस आयत, ऐसे मैं लिख देता हूँ, एक काम करते हैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि जो नए बच्चे, मैं सोच रहा हूँ कि उनको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। लंबाई l है और उसकी चौड़ाई कह रहा है कि लंबाई की आधी है, यानी l/2 है। चलिए ठीक है, इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि इसकी लंबाई दोगुनी कर जाए और इसकी चौड़ाई को समान रखा जाए। कह रहा है कि उस आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, 2l कर दिया जाए, लेकिन जो चौड़ाई है उसकी वही l/2 ही रखा जाए, तो इसका परिमाप क्या होगा। आयत का परिमाप का सूत्र आप जानते हैं कि क्या होता है, 2 × l लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत के परिमाप का सूत्र। यानी 2 गुणे लंबाई आपकी कितनी है, 2l है,
कोष्टक में लिख सकते हैं या डायरेक्टली कर सकते हैं। इतना करना नहीं है आपको जो मैं लिख रहा हूँ, बस समझाने के लिए कर रहा हूँ दोस्तों। डायरेक्टली बिना पेन और पेपर का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ पढ़ने में जितनी टाइम लगे। यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना के 4l, 5l/2, 5l/2, 2 से 2 कट जाएगा यानी 5l बचेगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है कि हिंदू अरबी संख्या पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्या है। 4 अंक वाली, देखिए 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या आप कहेंगे कि 999, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है ना। देखिए 2 अंक की पूछे, 3 अंक की पूछे, 4, 5, 6, 7, 8 किसी भी अंक की पूछे, ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ सब में यही लगेगा। सबसे बड़ी संख्या उस अंक की ले लेंगे। 4 अंक की कह रहा है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 499 होती है। उसमें से 4 अंक की सबसे छोटी संख्या को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। उसके बाद 1 जोड़ देंगे तो हमें क्या होगी, 4 अंक की संख्या निकल जाएगी। 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती हैं, 4 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी होती है वो हमें मिल जाएगी। इसको घटाएंगे दोस्तों 8999 में 1 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 9000। ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन डाल देता है। आपके रीजनिंग के भी जो है दोस्तों नॉलेज होनी चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगा। क्या करें, एक पासे में विपरीत फलकों की संख्या का योग 7 होता है, निम्न में से कौन से पासे में वलन होगा। देखिए यहाँ पर जो पासे का रूल कहता है, जब इसको हम बंद करेंगे तो क्या होगा कि ये एक दूसरे के विपरीत जाएगा। और जब भी विपरीत फलकों की संख्याओं का योग 7 निकले तो वो पासा मानक पासा कहलाता है। देखिए पासा 2 प्रकार के होते हैं, एक मानक पासा होता है, एक सामान्य पासा होता है। ठीक है, जिनके 2 विपरीत फलकों का योग 7 आ जाएगा वो मानक पासा कहलाएगा, वरना फिर वो सामान्य पासा की कैटेगरी में चला जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर अगर कह रहा है कि अगर इसको बंद करते हैं पहले डाइस को, तो ये इस तरीके से काम करता है। देखिए मैं समझ लीजिए पहले इसको देखिए, इस तरीके से 4 खाने 1 2 3 4। जब इसको बंद करेंगे तो पहला जो है तीसरे के अपोजिट, पहला तीसरे के, दूसरा चौथे के अपोजिट जाएगा। और साथ साथ ये दोनों जो अगल बगल रहते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट चले जाते हैं, 5वें 6ठे। अब उसमें जो भी अंक रहे, ये तो सीरियल क्रम में मैंने बता दिया, वो जो भी अंक रहे मतलब एक छोड़ एक विपरीत जाता है सीधी लाइन में, और बाकी अगल बगल एक दूसरे के। जैसे मान लीजिए कि ये सीधी लाइन है ना, ये सीधी लाइन है। अब ये क्या होगा, पहला तीसरे के अपोजिट, तीसरा चौथे के अपोजिट, और ये एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे। अब अपोजिट वाले अंकों का योग 7 देखिए आ रहा है। 1 को 2 में जोड़ेंगे 3, 3 को 5 में जोड़ेंगे 8, 4 को 6 में जोड़ेंगे 10। नहीं आ रहा है तो ये क्या होगा, नहीं होगा। इसी तरीके से 2 को 1 में जोड़िए, नहीं आ रहा है। 3 को 6 में जोड़िए, नहीं आ रहा है। ये भी नहीं आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। इसी तरीके से 3 को 4 में जोड़िए 7 आ गया, 6 को 1 में जोड़िए 7 आ गया, 2 को 5 में जोड़िए 7 आ गया। विपरीत क्रम वाले सब के सब जोड़ने पर 7 आ गए, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तरीका, कंसेप्ट, सारी चीज़ें पता रहेंगी तब जाकर के दोस्तों एक एग्जाम पास कर पाएंगे, वरना मुश्किल है। अरे एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर, उसका परिमाप बताइए। देखिए एक सम चतुर्भुज का मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, एक तरीके से कह सकते हैं वर्ग। इनका जो विकर्ण की लंबाई कह रहा है, विकर्ण की लंबाई वो कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं दोस्तों, एक दूसरे को जो काटेंगे तो एक दूसरे को बराबर विभाजित कर देते हैं। मतलब ये अगर ये 6 है तो ये 3 3 में बांट देगा, ये 4 4 में बांट देगा। जब ऐसा कर देगा तो हमें एक फ़ायदा यहाँ पे होगा। फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, हम यहाँ पर लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। चलिए लगाइए, फटाफट मान निकालिए। अब ये एक दूसरे को जो काटेंगे विकर्ण, वो भी 90 डिग्री पे काटते हैं। कितने पे, 90 डिग्री पे काटते हैं। तो एक हमें मालूम है 3, एक मालूम है 4। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, लंब का वर्ग आधार का वर्ग। मालूम है कि नहीं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के। तो हमें कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब आधार मालूम हो गया, 3 एक ठो है, एक 4 है। देखिए इस त्रिभुज में, देखिए इस त्रिभुज में देखिए, बस हमें एक भुजा पता चल जाएगी तो बाकी 4 भुजा का मान हमें मालूम हो जाएगा और परिमाप फटाफट निकल जाएगा। अब यहाँ पर एक भुजा 3 एक भुजा 4 है, तो 4 का वर्ग करेंगे 16, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग खत्म करेंगे तो ये अंडर रूट चला जाएगा, और 16 9 25 होगा, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 बन जाएगा। यानी एक भुजा में 5 पता चल गई। और दोस्तों समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है भुजा का 4 गुना, यानी 5 गुणे 4 बराबर 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखिए। अगर आप बस स्टॉप पर जाते हैं तो आप लोगों के सामने जो स्क्रीन चलती है टाइमिंग वाली, जैसे नई दिल्ली से एक बस चल रही है 19:15 पर, 12:30 पर और 16:45 पर। 3 बस है, बस नंबर 1 19:15 पर, बस नंबर 2 12:30 पर, बस नंबर 3 16:45 पर।
वो फरीदाबाद को जाएगी 8:22 पर पहुंचा देगी, 13:25 पे पहुंचा देगी, 19:10 पर। और वहां से फिर फरीदाबाद से चल रही है 20:37 पर, 13:35 पर और 19:20 पर। फिर वो मथुरा को पहुंच रही है 0:40 पर, 18:10 पर और 21:55 पर। ये तीनों बसों का टाइमिंग दिया हुआ है। रेलवे स्टेशन पर जाएं या बस स्टेशन पर जाएं तो आपको स्क्रीन पे ये सारी टाइमिंग चलते हुए दिखेगी। क्वेश्चन क्या करें, इनमें से कौन सी नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेगी। जैसे नई दिल्ली और मथुरा वाले को पे आप ध्यान दीजिए। नई दिल्ली से जो बस चल रही है, बस नंबर 1 जो चल रही है, वो दोस्तों 19:15 पर चल रही है, 19:15 पर। और मथुरा पहुंच रही है 00:40 पर, यानी कह सकते हैं 24:40 पर इसको लिखना पड़ेगा। तो हमें क्या करना, मथुरा वाली समय में से नई दिल्ली वाले समय को घटाना है, यानी समय को हमें उल्टा यहां पर लिख देना है। कहने का मतलब यह है कि आप क्या करेंगे, जो मथुरा का समय जितने बजे पहुंचा रही है मथुरा, 24:40 कर देंगे। 00 को हम 24 बना देंगे, क्योंकि 19 के बाद 24 ही बजेगा, 12 नहीं बजेगा। इस चीज़ का हमें ध्यान देना है, ठीक है। और बस नंबर 2 हम देखेंगे तो वो 12:30 पर क्या कर रही है, कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। 12:30 पर दिल्ली से रवाना हो रही है और 18:10 पर क्या मथुरा पहुंच जा रही है। तो 18:10 वाला समय में से 12:30 पर हम देखेंगे कि मथुरा पहुंचने में ये कितना समय ले रही है। तीसरा वाला इसी तरीके से लेंगे तो मथुरा वाला समय 21:55 दिया हुआ, तो 21:55 हम लिख लेंगे बस नंबर 3 का। और दिल्ली से रवाना हो रही है 16:45 पर, 16:45 को हम इसमें से घटा देंगे। सबको घटा के देखेंगे कौन सा बस कह रहा है सबसे कम समय लेती है, बस उसी से पता चल जाएगा। इसको घटाएंगे, नहीं जाएगा तो इसमें से कॉमन लेंगे, 75 हो जाएगा। 5 आपका 3 आपका कितना हो गया दोस्तों, ये देखिए हमने क्या गलती कर दी। अब यहाँ पर घटाइए, 5 घट जाएगा, 40 में तो 15 घट ही जाएगा। ये आपका हो गया 25 और यहाँ पर दोस्तों कितना होगा 24, 19 5 24, 5:25 पर 5 घंटा 25 मिनट का ये समय ले रही है। कौन सी बस नंबर 1 पहुंचने में, कौन सी दिल्ली से मथुरा पहुंचा रही है 5 घंटा 25 मिनट में। अब दूसरी देखते हैं, यहाँ पर नहीं जाएगा कॉमन, यहाँ पर 1 घंटा ले लीजिए तो ये 7 10 70 हो जाएगा। 70 का मतलब 40 हो जाएगा, 40 बचा और ये आपका कितना बचा 17, 12 5 17, यानी 5 घंटा 40 मिनट का ये समय ले रही है, यानी कि ज़्यादा समय ले रही है। अब तीसरी बस को भी देख लेते हैं, ये घटाएंगे 55 45 10 हो जाएगा और 16 5 21, 5 घंटा 10 मिनट का ये समय ले रही है बस नंबर 3, यानी सबसे कम समय कौन सी बस नंबर 3 ले रही है, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बस समय को घटाने का तरीका मालूम होना चाहिए, कैसे कॉमन लेते हैं। इसमें कॉमन लेंगे तो एक कॉमन नहीं लेंगे, इसमें कॉमन लिया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर दूसरी वाली बस में कॉमन लिया था तो 18 में से एक कॉमन लिया तो ये 60 कॉमन लिया तो ये 70 हो गया। 70 में से मैंने 30 को घटाया तो ये 40 आया। तो कॉमन लेने में इसमें गलती कर देते हैं बच्चे, तो यहाँ पे गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट इसको भी निपटा लेते हैं। बहुत आसान ये क्वेश्चन है, कर्व को देख करके आपको डरना नहीं है। क्या कह रहा है, इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, निम्न में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति को निरूपण कर रहा है। देखिए जब भी देखिए समय के साथ कीमत की वृद्धि होगी, समय के साथ समय बढ़ रहा है कीमत बढ़ रही है, समय बढ़ रहा है कीमत बढ़ रही है, तो हमेशा ग्राफ ऐसे जाएगा। कैसे जाएगा, ऐसे। समय के साथ जब भी किसी चीज़ की वृद्धि होगी समय के साथ, तो वो ग्राफ आगे की तरफ और ऊंचाई की तरफ भागता जाएगा, जो कि केवल ऑप्शन 1 में दिख रहा है। क्लियर हो गया, क्या था, कुछ नहीं था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करें, इनमें से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 174 को 3 से विभाजित करते हैं। जैसे मान लीजिए 176 को हमने 3 से विभाजित किया तो आपका शेष इसमें क्या बचेगा। आप कहेंगे कि 3 5 15, 2 बचा 26, 3 बाड़े 24। यहाँ पर शेष 2 बचा है, कहने का मतलब यहाँ पे शेष मान लीजिए 2 बचा है। अब ऑप्शन में से कौन सा ऐसा भाग देने पर शेष इससे ज़्यादा बचेगा, हमें यही चेक करना है। तो फटाफट भाग ले देते हैं। जैसे 4 से भाग देंगे, 4 चौको 16, 1 बचा 14 हो गया, 4 3 12, यहाँ पे शेष 2 बचेगा। यहाँ पे अगर भाग देते 3 से तो 3 5 15, 3 5 2 बचा, 3 बाड़े 24, शेष 1 बचा। यहाँ पे अगर भाग देते हैं तो शेष 0 बचेगा, यानी कि यहाँ पर अगर भाग देते हैं तो 5 3 15, 2 बचा, 5 चौको बचे, शेष 3 बचता है। यानी सबसे ज़्यादा शेष किस में, इससे ज़्यादा शेष किस में बचा, इसी में बचा, क्योंकि यहाँ पे 2 शेष आया था, यहाँ पे 3 शेष आ रहा है, तो ऑप्शन 4 में ही क्या है, उससे ज़्यादा शेष बच रहा है। यही था कि मैंने शुरू में ही बता दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने का जो एग्जामिनर का तरीका होता है वो आपको दिमाग घुमा देता है, जिसकी वजह से आप गलत कर देते हैं। आने के बावजूद आपको आंसर आता रहेगा लेकिन आप गलत कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है 500 सेंटीमीटर 50 मीटर और 5 किलोमीटर बराबर होगा। किस में दिया हुआ, मीटर में दिया हुआ, तो सबको हम मीटर में बदल देंगे। देखिए 500 सेंटीमीटर बराबर आपका कितना मीटर हो जाएगा, आप कहेंगे 5 मीटर हो जाएगा। क्लियर। 50 मीटर दिया हुआ उसको मीटर में ही रहने देंगे। और इसी तरीके से 5 किलोमीटर, जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर हो जाएगा। बस आपको उसी में कन्वर्ट कर देना था। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर आपका कितना हो जाएगा 5 और उसके बाद आपका 0, 5055 मीटर कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका स्थानीय मानों का योगफल
स्थानीय मानों का योगफल पूछ रहा है, 6 के स्थानीय मान। देखिए जब भी स्थानीय मान पूछे जिसका भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो यहाँ पे 6 कई ठो दिक्कत है। मान लीजिए कि इस तरीके की संख्या रहती, फॉर एग्जांपल मैं समझा दूँ थोड़ा सा स्थानीय मान के बारे में। इस तरीके की संख्या रहती है और कहता 5 का स्थानीय मान बताइए, तो 5 के नीचे हम 5 को उतार लेते हैं, बाकी बाईं साइड से हमें कोई मतलब नहीं है, उसको भूल जाइए। दाहिनी साइड में जितनी संख्या उसके बदले उतने जीरो हम बना देंगे। जैसे 3 अंक थे संख्या में, 7 की जगह 0 और 4 की जगह 0 बना देंगे, यानी कि 5 का स्थानीय मान 500 हो जाएगा। बस ये तरीका होता है। अब यहाँ पर चूंकि 6 बहुत ज़्यादा है, 6 है तो क्या करेंगे, पहले 6 को उतार लीजिए और उसके बगल में कितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंक है, तो उसके बदले हम 4 ठो 0 बना देंगे। इसी तरीके से 3 का नहीं पूछ रहा है, फिर 6 आ गया तो 6 को हम उतार लेंगे, चौथे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर ही लिखिए ताकि जोड़ने में दिक्कत ना हो। उसके बदले में 2 अंक है तो 2 ठो 0 बना देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे 6 लास्ट में 1 ठो बचा है तो यहाँ पर हम 6 को लिख देंगे, उसके बगल में कुछ नहीं है, बाईं साइड से हमें मतलब नहीं, दाहिनी साइड में कुछ नहीं तो वैसे छोड़ देंगे। और इसी का योगफल पूछ रहा है, 6 0 6 0 6, ये आपका आंसर हो गया 60 60 6। ऑप्शन 1 इज द राइट। क्लियर हो गया, स्थानीय मान समझ में आ गया। उसी स्थान को लिखना है और दाहिनी साइड उतना 0 बना देना जब भी स्थानीय मान पूछे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 6 7 1 और उनके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा। कह रहा है 5 6 7 1 और इनके अंकों को पलट देने पर यानी 1 7 6 5, तो इनका अंतर क्या होगा, बस यही करना है। इसके अंकों को मैंने पलट दिया, देखिए लेफ्ट टू राइट लिख दिया, 1 को यहाँ, 7 को यहाँ, 6 को यहाँ, 5 को ऐसे पलट करके लिख दिया अंकों को। अब कह रहा है कि इनका अंतर क्या होगा, इसमें से एक 6 11 हो गया, 6 आ गया, ये 0 आ गया, ये 16 हो गया, 9 7 16 हो गया और ये दोस्तों 4 हो गया, एक मतलब 39 0 6। ऑप्शन 4 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। अध्ययन कर लेते हैं। कह रहे 1 गुणे 1 बराबर 1, 11 गुणे 11 121, 111 गुणे 1 2 3 2 1 और फिर इसका मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे 1 का 1 में गुणा 1 लिखा, 2 ठो 11 बनाया, 2 ठो 11 बनाया तो 121 लिखा। वो तो मान लीजिए कि उसका होता है वर्ग, जो होता है 11 का वर्ग आप जानते हैं कि 121 होता है, लेकिन दोस्तों उसके बाद बड़ी संख्या हो गई, इसका वर्ग आपको पता नहीं, लेकिन मैं आपको तरीका बता दूं कि 11 का वर्ग कैसे 121 होता है। 2 अंक है 11 में, 2 अंक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद 2 लिखेंगे, फिर 1 पे आ जाएंगे। उसके बाद मान लीजिए 3 अंक वाला 1 1 है, जैसे 3 1 है 3 1 है, तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 तक चढ़ेंगे सीढ़ी नुमा, फिर उतर जाएंगे 2 1। इसी तरीके से मान लीजिए 4 ठो 1 1 का है, ये तरीका सीख लीजिए, बहुत शानदार है। 4 ठो 1 है ना, तो 4 तक चढ़ेंगे, 1 2 3 4 सीरियल क्रम में, फिर उतर जाएंगे 3 2 1। इसी तरीके से यहाँ पर कितना 5 1 है, 5 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समझिए 5 1 है तो 5 तक चढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, फिर सीढ़ी नुमा 4 3 2 1 उतर जाएंगे। ये तरीका होता है 1 के गुणे का, 1 के स्क्वायर का, कितना भी बड़ा 1 आ जाए इस तरीके से आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ऑप्शन 1 इज द राइट। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करे। एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, इनमें से 152 बिक गए, बचे हुए खिलौनों की संख्या थी। ये तो एकदम हवाई क्वेश्चन है। 239 खिलौने थे, 70 खिलौने और आ गए, चलिए जोड़ दिया गया, 152 बिक गए, तो यहाँ पे माइनस हो जाना चाहिए। पहले देखिए यहाँ पे प्लस हुआ फिर माइनस हुआ, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। जो आए उसको जोड़ेंगे, जो बिक गए उसको घटा देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहे एक पेंसिल का मूल्य 2 से 1/2 है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता और दुकानदार 100 रुपये का एक नोट देता, उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे। कह रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य 2 सही 1/2 रुपया है, यानी कि 2 दूना के 4, एक 5/2 रुपया है। कह रहा है कि जो अमित जो है 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। 1.5 दर्जन का मतलब 1 दर्जन में 12 तो 1.5 दर्जन में 18, यानी वो 18 पेंसिल खरीदता है। एक पेंसिल का मूल्य 5/2 रुपया, तो 18 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, आप काट दीजिए, 9 5 45 रुपया। अब वो 100 रुपये का नोट दे रहा है, तो दुकानदार उसे कितने का वापस करेगा, 45 रुपये का सामान खरीदा, उसको काट करके 55 रुपया वापस कर देगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला कह रहा है इसके गुणनफल में दहाई का अंक और इकाई के अंक का योगफल क्या होगा। तो आप क्या करेंगे कि जो है इसको पूरा लंबा चौड़ा गुणा करेंगे ना। दोस्तों प्यारे बच्चों और दोस्तों, कभी ऐसी गलती मत करना, जब भी इकाई या दहाई का अंक पूछे तो पूरा गुणा करके टाइम खोटी मत कर लेना अपनी, ठीक है। सिर्फ हम 2 अंकों को ही लेंगे। इकाई का अंक पूछेगा तो सिर्फ इकाई के अंक को लेंगे, दहाई के अंक तक जाएगा तो 2 अंक को लेंगे, दहाई के अंक तो लेंगे, यानी 59 और 73 को हम लेकर के थोड़ा सा गुणा करेंगे। कितना करेंगे वो समझिए, 9 3 के 27 को 7
5 × 15 = 2 17 और 9 × 7 = 63 को 3। बस हमें इतना ही तक आना है, आगे हमें कुछ नहीं करना है। 2 अंक तक जब आ गए तो इस आगे इधर भी मत जाइए। 7 × 3 = 10, 7 × 3 = 10 यानी 2 अंक तक लाना था, 0 7 आ चुका है, बाकी हमें आगे इधर बढ़ना ही नहीं है। 7 × 3 = 10, एक जो हासिल आएगा उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। 0 7 ये इकाई का अंक दहाई का अंक मिलेगा, इनको पूरा भी गुणा करके देखेंगे तो इकाई और दहाई के अंक स्थान पर यही 0 और 7 ही मिलेगा, और उन्हीं से हमें मतलब रखना है, क्योंकि कह रहा है कि दहाई का अंक और इकाई के अंक का योगफल क्या होगा, यानी 0 + 7 = 7 होगा। ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। गुणा करके कितने टाइम बर्बाद होती है आपकी, तो सारी चीज़ें सीखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2:58 साय 4 घंटे 59 मिनट पहले का समय होगा। कह रहा है कि 2:58 हो रहा है, 2:58, इससे 4 घंटा 59 मिनट पहले का समय कौन सा समय होगा। तो दोस्तों कैसे करेंगे, रिवर्स प्रोसेस चलना पड़ेगा आपको। रिवर्स प्रोसेस कैसे जाएंगे वो समझिए, वो समझते हैं। अब मान लीजिए कि 2:58 हो रहा है, ये टाइम कौन सी है वो समझिए पहले। ये कह रहा है कि साय यानी कि पीएम हो रहा है, यानी दोपहर की बात कर रहा है, शाम दोपहर के लगभग की शाम की बात करें या दोपहर साय वही लिखा हुआ है, पीएम की बात करें। एम पीएम से समझिए, आसानी समझ जाएंगे। अब इससे 2:58 पहले आपका क्या बजा होगा, 12 बजा होगा। तो इसमें से 2:58 का हटा देंगे तो आपका कितना इसमें रह जाएगा, आप कहेंगे कि 2 1 रह जाएगा, 2 1 रह जाएगा। अब 12 में से 2 1 पहले जाएंगे तो आप 10 बजे पहुंच जाएंगे। 10 जो बचेंगे, 12 से आप पीछे जाएंगे तो ये एएम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सुबह वाली टाइम हो जाएगी। अब 2 घंटा उधर गए, लेकिन अभी 1 मिनट का मामला रह गया, 1 मिनट फिर घटाएंगे तो 9:59 हो जाएगा। और 9:59 कौन सा होगा, ये सुबह वाली टाइम होगी, एएम वाली, जो कि ऑप्शन 1 में दिख रही है। आपको उल्टा सोचना पड़ेगा, रिवर्स की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करें, यदि इतने को 567 विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा। ये तो एकदम हवाई भाई को 567 को 567 से भाग दे रहे हैं। आप सोचेंगे एक बार कटा, 111 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बिल्कुल गलत है दोस्तों, ऐसी गलती कर देंगे तो हो गया काम आपका। देखिए अब समझिए इसको, अब जिस तरीके से भाग देते हैं वैसे ही भाग देना है। जैसे भाग दे करके मैं दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए। इससे तो आपको डायरेक्टली विदाउट पेन और पेपर ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए 567 जब भाग देते एक बार जाएगा, ये 567 पूरा कट जाएगा। तो क्या 567 पूरा उतार लेते हैं, नहीं, पहले एक अंक उतारते हैं। भाग नहीं जा रहा है, 0 बढ़ा करके दूसरा उतारते हैं, फिर नहीं जा रहा है, फिर 0 बढ़ा करके तीसरा उतारते हैं, फिर चला गया एक बार में। फिर क्या करेंगे, 567 यहाँ पर लिखेंगे, कटकुटा जाएगा। फिर 5 उतारेंगे, नहीं जाएगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर 6 उतारेंगे, नहीं जाएगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर 7 उतार लेंगे, फिर एक बार जाएगा। यानी कि 10001 ऑप्शन 3 ये ना आएगा, न कि ये। समझ में आई बात। चलिए, बिना पेन और पेपर का ये क्वेश्चन था दोस्तों, ये करने की जरूरत नहीं थी, देख करके आंसर बताना था। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 19,000 + 19 सैकड़ा + 19 इकाई के बराबर है। तो क्या करेंगे, 19,000 कह रहा है ना, तो 19 में 1000 का गुणा कीजिए। फिर कह रहा है कि 19 में 1000 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19,000 हो जाएगा। फिर कह रहा है 19 सैकड़ा, 19 में 100 का गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। फिर कह रहा है 19 इकाई, तो 19 में क्या करेंगे, 1 का गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। क्या करना है, इकाइयाँ, 19 इकाइयाँ, तो 1 का करेंगे। सैकड़ा, अगर दहाइयाँ कहता तो 10 का करते। तो इन सारी बातों को ध्यान देना है, उनको जोड़ लेना है। 9 10 9 19, 10 9 19, कहाँ गलती होगी, 10 9 19 मतलब 20 9 19, सॉरी यहाँ पे हासिल में हमने नहीं लिया। 9 जोड़ा, 9 1 10 को 0 1 1 2, हाँ 20 9 19। आप देखिए कहाँ 20 9 19, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। समझ में आ गई सारी बातें। तो मैंने क्या कहा, बार बार वही फिर दोहरा रहा हूँ, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आते रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको समझ ही में ना आएगा तो क्या करेंगे। बस वही चीज़ है यहाँ पे, हर चीज़ आप देखिए, मैं बता रहा हूँ तो आपको समझ में, अगर ऐसे, अरे ये तो बहुत आसान है। अब यहाँ पर कह रहा है 1/2 में कितने 1/8 होंगे। 1/2 में कह रहा है कितने 1/8 होंगे, तो 1/8 से भाग दे दीजिए 1/2 में, बस निकल गया। 8 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, बराबर 4 हो जाएगा, काम खत्म। ऑप्शन 2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। ये भी देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन कुछ दिया है इसमें। कह रहा है जमीन पर रहने वाले जंतु, जी कि 4 सर्किल है, 4 सर्किल दिया हो। इस सर्किल को कह रहा है कि ये जो घेरा बना हुआ है ये जमीन पर रहने वाले का है, और ये जो घेरा बना हुआ है इसको कह रहा है पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, और ये जो घेरा बना हुआ है ये सर्किल कह रहा है अंडे देने वाले जंतु हैं। 3 सर्किल है,
तीनों के अलग अलग नाम दियो। अब कह रहा है कि तीनों का जो कॉमन है यानी तीनों से मिला हुआ जो हिस्सा है ये हिस्सा जिसमें एक्स बना दिया है, एक्स बना दिया, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं। यानी कि हमें उस जंतु को चुनना है जो ज़मीन पर रहने वाले भी हों और पानी में रहने वाले हों और साथ साथ अंडे देने वाले भी हों। ज़मीन पर रहें, पानी में रहें, प्लस अंडे देने वाले हों, क्योंकि ये तीनों का कॉम्बिनेशन बीच में बना हुआ है। तीनों से घिरी हुई आकृति है, ऐसा नहीं कि इसको अलग से पूछ रहा पानी में रहने वाले जंतु कौन है, या इसको नहीं पूछ रहा, इसको नहीं पूछ रहा, बल्कि बीच वाला पूछ रहा है जो कि तीनों से मिला है। मतलब इससे भी मिला है, इससे भी मिला, इससे मिला, इससे मिला है। यह हिस्सा मान लीजिए कि ये तीनों, हमें अब ऐसे हिस्से को चुनना है जो पानी में रहने वाले हों, ज़मीन पर रहने वाले हों और साथ साथ अंडा देने वाला हो। तो हमें ऑप्शन में देखना है ऐसा कौन सा जीव जंतु है। मगरमच्छ है, ईल है, शार्क है, मछली है? नहीं, मगरमच्छ ही ऐसा है जो पानी में ज़मीन पर दोनों में रहता है, साथ साथ अंडे देता है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बहुत आसान ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग मीटर है। 100 आकृति का परिमाप क्या होगा? इस आकृति का क्षेत्रफल, इसमें वर्ग कितने हैं? 1 2 3 4 5 वर्ग है, यानी कि 5 वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 180। 180 आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग होता है। तो यहाँ पर 5 तो पहले वर्ग दिया हुआ, पहले एक वर्ग का मान निकाले थे। 5 वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 180, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 180 बटे में 5, यानी कितना हो जाएगा? 5 3 15, 5 6 30, 36। एक वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 36। तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग होता है, भुजा का वर्ग होता है। और ये 36 दिया हुआ है, यानी कि भुजा बराबर क्या हो जाएगी? भुजा बराबर क्या हो जाएगी? √36। वर्गमूल निकालेंगे 6, यानी कि हर एक वर्ग की हमें भुजा मालूम हो गई 6 होगी। अब इसका परिमाप पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है? परिमाप क्या होता है? सारी भुजाओं का योग निकाल लीजिए, जैसे 6 6 6। अब जितना ये मैंने 6 बना दिया है सबको जोड़ लीजिए, वही आपका मान हो जाएगा, वही आपका मान हो जाएगा। 6 6 6 6 6 6, कितना 6 हो गया? देखिए सिर्फ भुजाओं को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 6 96। ये आपका हो गया आंसर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इस आकृति का परिमाप पूछ रहा था, सेंटीमीटर में क्या होगा? मैंने भुजा निकाली और सभी भुजाओं को जोड़ दिया, काम खत्म, परिमाप निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न चित्र में ब्लॉकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ब्लॉक की संख्या पूछ रहा है, क्या है? हवाई क्वेश्चन है। इस साइड देखिए पहले 1 2 3 ब्लॉक, इस साइड देखिए ब्लॉक का फेस कितना है? 1 2 3 4 5, यानी कि इस हिस्से में टोटल ब्लॉक कितने हैं? 15 हैं। और तह पता देखिए ब्लॉक का मतलब इस तरीके से जो बना हुआ है ना, पूरा ये घन के रूप में इस तरीके से बना होगा। कैसे बना होगा मैं बता देता हूँ। देखिए इस तरीके से ये ब्लॉक बना होगा, ये ऐसे 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 ब्लॉक तो पतल रख करके बना है। ये पूरे एक बिल्डिंग जैसे बनी होती है ना, बिल्डिंग कमरे पे कमरे रख करके, इस तरीके की ये बिल्डिंग समझ लीजिए, कमरे पे कमरे रख करके पट रखी हुई है। उस बिल्डिंग में पूछ रहा है कमरों की संख्या कितनी है, तो ये कमरे हमें निकालने हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कमरे का हिस्सा 3 तो दिख रहा है, इस तरफ से देखेंगे कमरे का हिस्सा आपको 5 तो दिख रहा है, यानी कि इस हिस्से में बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल पर कह सकते हैं 15 कमरे हैं। अब यहाँ पर देखिए, इधर भी देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5, इसमें भी 15 ही आएंगे, इसमें भी 15 आएंगे, इसमें भी 15 आएंगे, यानी कि 4 मंजिला ये बिल्डिंग थी। हर मंजिल पर 15 कमरे हैं, तो 4 मंजिल पर 15 चौको 60 कमरे हो जाएंगे। वही ब्लॉकों की संख्या पूछ रहा था। आप बिल्डिंग तरीके से, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों मजा आई कि नहीं आई, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर दोस्तों आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे, उम्मीद है, तो फंस गए तो आ करके ज़रूर फिर दोबारा कमेंट कीजिएगा हमारे वीडियो पे। तो मिलेंगे फिर अगली मर्तबा, देखते हैं, हो सकता है कि आपका जो है ये आंसर की वाला वीडियो लेकर के आएंगे, उसी वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।